वेलकम टू एसएम लॉ क्लासेस। मैं दिलनवाज। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन। इससे वीडियो की फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेशन, मीनिंग देखा था प्रोबेशन का, मेरिट एंड डिमेरिट्स देखे थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स और इसका नेचर। और ये देखेंगे कि ऐसे कौन से ऑफेंस हैं जिनके अंदर परिवीक्षा पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, और वो कौन ऑफेंस है जिनके अंदर किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पर यानी कि परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवीक्षा के आवश्यक तत्व यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोबेशन। ओके। और परिवीक्षा के निम्नलिखित तीन आवश्यक तत्व हैं यानी कि थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोबेशन। फर्स्ट क्या है कि परिवीक्षा में अपराधी को दंड नहीं दिया जाता है। यानी कि जो परिवीक्षा होता है वो एक ऐसी स्थिति है यानी कि वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति को यानी कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, निर्दोष व्यक्ति है, उसको इस परीक्षा पर छोड़ा जाता है। उसको दंड न दे करके उसको स्थगित कर दिया जाता है उसके दंड को। अगर यदि दंड भी दिया जाता है तो एक अवधि विशेष के लिए स्थगित रखा जाता है, जैसे कि इसके सेकंड एसेंशियल में बताया गया है। जो प्रोबेशन होता है यानी कि परिवीक्षा जो पीरियड होता है, किसी व्यक्ति को जब उस परीक्षा पर छोड़ा जाता है तो उसमें उसको दंड अगर दिया भी जाता है तो कुछ समय के लिए वो स्थगित कर दिया जाता है, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए। और तीसरा है इसका, यदि इस दौरान अपराधी की पुनरावृत्ति करता है तो उस उसे दंड से दंडित किया जा सकता है। यानी कि कुछ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसको दंड दिया भी जाता है तो उसको कुछ कंडीशन पर यानी कि कुछ शर्तों के अधीन उसको प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में, मार्गदर्शन में उसे छोड़ दिया जाता है। अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है या फिर उनका उल्लंघन करता है तो उसको फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब हम इसके बात करेंगे नेचर का यानी कि नेचर ऑफ द प्रोबेशन, परिवीक्षा का स्वरूप देखेंगे कि इसका स्वरूप किस प्रकार का है। तो ये दंड का एक सुधारात्मक रूप है। यह दंड से बचने का एक उच्चतम उपाय है। यह अपराधी के प्रति उदारता एवं सहानुभूति की अभिव्यक्ति है। यह अपराधी के आचरण पर रखने का सर्वोत्तम साधन है तथा यह अपराधी में अपराध के प्रति प्रायश्चित के भाव उत्पन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। तो इस प्रकार से हमने देखा है इसके सुधारात्मक रूप है, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसको किसी दंड से दंडित किया जाता है तो अगर उसको परीक्षा पर छोड़ा जाता है तो उसमें सुधार की जो भावना है वो उत्पन्न करने के लिए उसको परीक्षा पर छोड़ा जाता है। और साथ ही साथ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें उसे दंड दिया ही नहीं जाता है, यानी कि वो दंड से बचने का भी एक उचित उपाय है। और उसमें उदारता एवं सहानुभूति रखी जाती है किसके प्रति? अपराधी के प्रति। वो इसलिए रखी जाती है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख करके, उसका जो समाज में उसकी परिस्थिति है उसको देख करके, या जो प्रीवियस उसने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है, इस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए उस पर उदारता का भाव उस पर रखा जाता है। ये अपराधी के आचरण पर निगरानी रखने का सर्वोत्तम साधन है। किस प्रकार से? जब किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है तो उसको एक उसके लिए एक अपॉइंट किया जाता है प्रोबेशन ऑफिसर, जिसके मार्गदर्शन में उसे छोड़ा जाता है किस किन्हीं कंडीशन यानी कि शर्तों के अधीन रहते हुए। तो इससे क्या होता है, उसको ये सर्वोत्तम साधन है उस पर निगरानी रखने का कि किस प्रकार से वो अपना बिहेवियर रख रहा है समाज के अंदर, वापस जाकर के क्या वो कार्य कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। और प्रायश्चित का भाव उत्पन्न करने का भी श्रेष्ठ उपाय है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए कि आप ये सुधार के उद्देश्य से कि उसमें सुधार हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसको सहानुभूति की अभिव्यक्ति रखते हुए उसको छोड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में प्रायश्चित का भाव आता है कि वो आगे से इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक, जिससे उसको किसी दंड से दंडित किया जा सके। ठीक है। अब हम देखेंगे वो कौन से अपराध हैं या फिर जो वो कौन से ऑफेंस हैं जिनके अंदर परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अपराधों में अपराधी को परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है। तो हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे कि किन किन ऑफेंस में या फिर किस प्रकार के अपराधों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहां अपराध 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं था, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं थी, अभियुक्त का पूर्व आचरण अच्छा रहा था। इसमें क्या क्या चीजें देखी जाएंगी? अगर कोई व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं मिला था, उसे ही परीक्षा पर छोड़ा जाता है। और उसकी जो पूर्व दोष सिद्धि थी यानी कि इस प्रकार से वो पहले भी उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, या फिर उसका आचरण किस प्रकार का है उसको देखते हुए ही इसको परीक्षा पर व्यक्ति को छोड़ा जाता है। सीआरपीसी का जो सेक्शन है 360 उसके अंतर्गत। ठीक है। दूसरा, जहां परिवादी के विरुद्ध अवैध मदिरा बनाने का मामला था और अभियुक्त घटना स्थल पर अतिक्रमण के विरुद्ध अपने बयान हेतु गया था। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी जहां पर परिवादी के विरुद्ध अवैध मदिरा बनाने का मामला था। ठीक है। तीसरा है जहां अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के भाग 2 के अधीन दोषित किया गया था। तो जो आईपीसी की धारा 506 का पार्ट 2 है वो
जो धारा 506 है वो बात करती है धमकी की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए, गंभीर किसी प्रकार की चोट पहुंचाने के लिए या संपत्ति में रजिस्ट्री करने के उसको धमकी देता है, तो उस पे जो लगता है धारा 506 लगती है। ठीक है, जहां अभियुक्त को आईपीसी की धारा 325 के अंतर्गत दोषित किया गया था, यानी कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 325 है, उसमें क्या बताया गया, ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया, यानी कि घोर उपति के संबंध में उसको सजा का प्रावधान किया गया धारा 325 के अंतर्गत। यदि उसको अंतर्गत उसको दोषित किया गया था तो उसको परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। जहां अभियुक्त की 18 वर्ष से कम आयु का था, यानी कि कोई ऑफेंडर है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसको भी परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। अपराध जिसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान है, यानी कि कोई ऐसा अपराध जिसमें कम अवधि का ही दंड का प्रावधान है, कारागार का प्रावधान है, उसमें भी ये परीक्षण को छोड़ा जा सकता है। जहां अभियुक्त को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन दोषित किया गया था। ठीक है, जहां अभियुक्त की आयु 55 वर्ष थी और विचारण लंबे समय तक चला था, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की एज, यानी कि जो अपराधी है, निर्दोष अपराधी है, उसकी जो उम्र है वो 55 वर्ष से ज्यादा थी और जो ट्रायल चला था वो काफी लंबे टाइम तक चला था, तो उसमें भी किसी उस व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। जहां अभियुक्त को आईपीसी सेक्शन 304 के अधीन दोषित किया गया था, यानी कि जो इंडियन पैनल कोड है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के अधीन अगर किसी व्यक्ति को दोषित किया गया था, उसको परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। और धारा 304 ए क्या प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी उतावलेपन पे या उपेक्षापूर्ण, यानी कि नेग्लिजेंसी में कोई ऐसा अपराध करता है, उसको भी दोष परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। ज्यादातर इसमें जो मामले आते हैं वो हिट एंड रन के मामले आते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे उन अपराधों की जिनमें परीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता, यानी कि वो ऐसे कौन से ऑफेंस है जिनमें किसी व्यक्ति को परीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो देखते हैं, धारा 4 और 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाओं में अपराधी को परीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। जहां अपराधी मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए जो सजा का प्रावधान है या तो वो मृत्युदंड है या फिर आजीवन कारावास है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजमेंट के जिसका सजा मिल सकती है ऐसे अपराधों में, उसमें परिवीक्षा पर किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता है। जहां अभियुक्त को परिवीक्षा लाभ दिया जा चुका था परंतु उसके द्वारा पुनः अपराध की पुनरावृत्ति की गई है, यानी कि जैसे कि पहले हमने बताया था, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है, वो वापस जाकर के वही अपराध करता है या फिर कोई अन्य अपराध करता है और अपराध की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि रिपीटेशन करता है, उसको भी परिवीक्षा पर दोबारा से नहीं छोड़ा जाएगा। अभियुक्त को अपराधी न्यास भंग के मामले में दोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि जो आपराधिक न्यास भंग है उसमें अगर दोषित किया गया था तो उसमें भी उसको परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। अभियुक्त पर सोने की तस्करी का आरोप था। ठीक है, अभियुक्त को स्त्री लज्जा भंग करने तथा अबोध बालिका के साथ बलात्कार का प्रयत्न करने के आरोप में दोषित किया गया था, यानी कि जो स्त्री की लज्जा भंग है या फिर जो अबोध बालिका है उसको बलात्कार करने का प्रयत्न किया गया तो उसमें परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। जहां अभियुक्त पर गंभीर डकैती का आरोप था, ठीक है, यानी कि अगर डकैती के लिए कोई दोषित किया गया है उसको भी परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। जहां अभियुक्त कुख्यात अपराधी हो या रहा हो, ठीक है, यानी कि जो ये कहते हैं ना, काफी फेमस अपराधी अगर रहता है तो उसको भी परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, यानी कि जिनका कार्य जो काम है वो अपराध करना ही है, चाहे उन्हें किसी प्रकार का सुधारात्मक उपचार दे दिया जाए, उन्हें किसी प्रकार से वार्निंग कर दिया जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने जो आदतन अपराधी होते हैं, जो आदत नहीं छोड़ते अपराध करने की, उन व्यक्तियों का भी परीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे परीक्षा लाभ देने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्या जिन कंडीशन के अधीन किसी व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। तो धारा 4 क्या कहती है, जो परीक्षा अधिनियम है उसकी धारा 4 कहती है कि अपराधी के सदाचार पर परीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके अधीन किसी व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ा जाएगा। तो उनमें क्या क्या है, अपराधी की उम्र 21 वर्ष से कम हो, यानी कि जो ऑफेंडर है या जो क्रिमिनल है जिसने वो अपराध किया है उसकी एज अगर 21 साल से कम है तभी उसको परीक्षा पर छोड़ा जाएगा। मामले की परिस्थितियां, यानी कि जो क्या क्या सरकमस्टांसिस हैं अपराध होने की, या किस तरीके से वो अपराध है किया गया है, क्या परिस्थितियां रही थी, क्या कारण रहे थे जिनके अंतर्गत अपराध किया गया है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा परीक्षा पर छोड़ते हुए। और तीसरा क्या कहा है यहाँ पे, अपराध की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ द
क्राइम देखा जाएगा कि किस तरीके से वो अपराध किया गया है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का मर्डर किया गया है, तो मर्डर के लिए क्या सजा का प्रावधान है, या तो मृत्युदंड होगा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। तो उस कंडीशन में भी किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाता है। तो इस चीज को भी देखा जाएगा कि मर्डर किया है, किसी को चोट मारी है, या फिर क्या उसके साथ उसने क्या अपराध किया है, तो ये देखा जाएगा किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए। और अभियुक्त का इसमें चरित्र देखा जाएगा, यानी ऐसा तो नहीं है कि हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, बार बार उसको वार्न किया गया है, या फिर बार बार उसको सुधारात्मक उतार दिए गए हैं, या फिर उसको पहले भी छोड़ा गया था परीक्षा पर। ये सब चीजें भी देखा जाएगा। और सोसाइटी में उसका किस प्रकार का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से है। अभियुक्त की पूर्व दोषिति, यानी कि क्या वो पहले भी किसी भी अपराध के लिए दोषित किया जा चुका है, इस चीज को भी ध्यान रखा जाएगा किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए। तो अभी परिवीक्षा अधिकारी की अनुशासकीय रिपोर्ट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा गया तो उसके लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक प्रोबेशन ऑफिसर उसके लिए अपॉइंट किया जाता है, जो निगरानी रखता है उसके बिहेव पर कि वो किस प्रकार से रह रहा है, वो क्या क्या कार्य कर रहा है, वो किसी प्रकार का अपराध की पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहा है। तो उस चीज को भी देखा जाएगा। ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको ध्यान में रखते हुए ही किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा। तो आज हमने देखा है कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और क्या इसका नेचर है, और किन अपराधों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, किस अपराधों के अंदर किसी व्यक्ति को प्रोबेशन यानी कि परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्या क्या देखा जाएगा परिवीक्षा पर किसी व्यक्ति को छोड़ते हुए, ये भी आज हमने देखा है। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो में हमने देखा था, इसका अर्थ देखा था, डेफिनेशन देखी थी, और मेरिट एंड डिमेरिट्स देखी थी। अभी हमने देखा है जो अभी इसका नेचर देखा है, और किन अपराधों के अंतर्गत इसको किया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इसकी कुछ कंडीशन देखिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम देखेंगे पेरोल। वो पेरोल में हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, किस चीज को पेरोल क्या होता है, और किस चीज के किन अपराधों में उसको पेरोल पे छोड़ा जा सकता है। और फिर हम साथ ही साथ इसके डिफरेंस भी देखेंगे, परीक्षा के और पेरोल में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी तक के लिए जो हमने देखा आप उसे अच्छे से रीड आउट कीजिए। ठीक है, इनको नोट्स बनाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।